नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। तो आज देश का मुद्दा गरम है वन नेशन वन इलेक्शन पर। जी हां, एक देश एक चुनाव, सत्तारूढ़ बीजेपी का नया एजेंडा। आखिर इस एजेंडे के पीछे क्या है ये तो अभी जाहिर नहीं है, लेकिन इसे लेकर जो शोर मच रहा है वो जरूर जग जाहिर है। विपक्ष ने लामबंद होकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अब ये नया बखेड़ा किस करवट बैठेगा? क्या संयुक्त विपक्ष बीजेपी को रोक पाएगी? इस वक्त ये बहुत बड़ा सवाल है। आज एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। पक्ष में 269 तो इसके खिलाफ 198 वोट पड़े। विपक्षी दलों ने इस दौरान पुरजोर विरोध भी किया। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले सुनते हैं कुछ रिएक्शंस। वन नेशन वन इलेक्शन, ये आज देश की आवश्यकता है और इतना बड़ा लाभ देश को वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाला है कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में। देश के हित में जब भी बड़ा काम होता है, सबसे पहले किसी पार्टी के पेट में दर्द होता है तो वो कांग्रेस पार्टी। 15 अगस्त को लाल किला से भाषण देते हैं और 16 अगस्त को जारी होता है कि भैया जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव एक साथ, जबकि पिछले समय हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव एक साथ हुए थे। तो 4 राज्य चुनाव हुए, उसको आपने नहीं कराया। तो आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे कर पाएंगे? और मान लो कोई सरकार बीच में गिर गई तो वो 2.5 साल के लिए हो गया, 3 साल के लिए हो गया कि वो 5 साल के लिए होगा? 5 साल लगातार जो चुनाव होते हैं, कभी किसी राज्य का, कभी लोकसभा का, और पूरी मशीनरी और पूरा तंत्र जो है चुनाव में फंसा रहता है। उससे देश के विकास को एकाग्र रूप से पूरा नेशन एक दिशा में आगे बढ़ सके, ऐसा हो नहीं पाता है। वन नेशन वन इलेक्शन का आज लोकसभा में प्रस्तुत होना, ये बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार संघीय व्यवस्था है। कोई राज्य सरकार यदि बीच में कहीं डिजॉल्व होती है तो क्या उसको 5 साल 2.5 साल वहाँ की इंतजार करना पड़ेगा या 2 साल या 1 साल? तो ये बड़ा अव्यवहारिक है। तो बीजेपी का बड़ा दाव क्या हो पाएगा देश में एक साथ चुनाव? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज का खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार पवन वर्मा और IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का ही स्वागत है। शुरुआत में कांग्रेस से ही करती हूँ। अमित जी, सरकार, आपने मांग की सरकार से कि जेपीसी में भेजा जाए वन नेशन वन इलेक्शन, वहां पर भी वो जा रहा है। आखिर आपत्ति क्या है? क्या कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही है कि देश में एक साथ चुनाव हो जाने चाहिए? देखिए, ये देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात है और ये कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वोटिंग पैटर्न इससे प्रभावित होगा निश्चित तौर पे। और एक साथ चुनाव कराने से जो खर्च ये बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 200 करोड़ रुपए इलेक्शन के लिए लगे हैं। ये ऑफिशियल उन्होंने लोकसभा में कहा था। और जिस प्रकार से अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो ये कमेटी बनाए थे, जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट हैं उनकी अध्यक्षता में रामनाथ कोविंद जी, और एक 15 सदस्यीय कमेटी जो इन्होंने बनाई थी, और उनका जो सारे रिमार्क्स उसमें आए हैं और जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि निश्चित तौर पे एक पैटर्न में चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन में, कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे और उसके 100 दिन बाद नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ होंगे और 2029 के बाद इसे अडॉप्ट किया जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने जो कहा है, मैंने जैसा कहा ना, इससे क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति बहुत कमजोर होने वाली है। रिजल्ट में देरी आ रही है। अभी आप देखिए कि जिस प्रकार से कहते हैं हम पूरा डिजिटल युग में जी रहे हैं, और उसके बाद अगर 11-11 दिन बाद अगर रिजल्ट डिक्लेयर ये करते हैं और उसके बाद भी उसमें 5.5% की वृद्धि हो जाती है, कहीं 11% की वृद्धि हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और उसी प्रकार से इतनी ज्यादा मशीनें खरीदने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? हाँ। क्योंकि 55 लाख करोड़ का कर्ज था सरकार जब कई सवाल आपने उठाए। अमित जी, आगे जरूर चर्चा करेंगे आज के इस डिबेट में। हमारे साथ जुड़ रहे बीजेपी के भी हमारे साथ नेता है, प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। अजय जी, जरा आप समझाइए कि बहुमत का आंकड़ा तो आपके पास भी नहीं है, फिर कैसे पॉसिबल है देश में एक साथ चुनाव?
जी देखिए आकांक्षा जी, जब हमारा संविधान इनिशियली जब अडॉप्ट किया गया था तब मंशा यही थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के मेकर्स थी उनकी मंशा ये थी कि देश में एक साथ चुनाव हो। और हमने ये देखा भी है कि ये परिपाटी 1952 से लेके 67 तक की ये कंटिन्यूस भी रहा। लेकिन 67 के बाद में कुछ राज्यों में मध्यावधि चुनाव हुए, फिर एक बार इमरजेंसी लगी, उसके लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, और बाद में जिस प्रकार से आर्टिकल 356 को इन्वोक करके विभिन्न राज्यों की सरकारें गिरा दी गई, इससे ये एक साथ एक राष्ट्रीय चुनाव की जो मूल भावना थी वो भावना कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। लेकिन आज हम भारत विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। हमारा लोकतंत्र सर्वाधिक वोटिंग फ्रेंचाइजीज के साथ में अपने जनप्रतिनिधियों को इलेक्ट करता है। और जो तीन महत्वपूर्ण विषय इस पूरे विषय के पीछे है, उसमें है कि एक तो प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना, दूसरा है चुनाव संबंधी खर्चों को कम करना, और तीसरा है नीतियों की निरंतरता, कि जो हम पॉलिसीज बनाए उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। हमारा जो डेमोक्रेसी जो इवॉल्व हुई है, उस डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं ये जो बार बार के चुनाव होते हैं, इससे विकास की गति ये सब कुछ तो कोविंद कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें ये तमाम बिंदु हैं, बार बार इस पर चर्चा हो चुकी है। मेरा सवाल ये था कि बहुमत का आंकड़ा आपके पास जब आपके पास नहीं है तो फिर आखिर ये कैसे पॉसिबल होगा? आपने उस पर तो जवाब नहीं दिया, आगे जरूर चर्चा करेंगे। रवि जी, आप ये हमें अच्छे से समझा पाएंगे कि आखिर बहुमत का आंकड़ा न विपक्ष के पास है न सत्ता पक्ष के पास है, लेकिन फिर भी तटस्थ है बीजेपी सरकार कि हमें ये पास कराना है, अब इसे जेपीसी में भेजा जा रहा है। तो जेपीसी में भेजने के क्या मायने हैं और कितनी परेशानी हो सकती है सरकार को? देखिए आकांक्षा की ये जो एक आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन, कहते हैं ना किसी आइडिया का एक समय होता है। मुझे लगता है कि अब इस आइडिया का समय आ चुका है और ये बीजेपी के एजेंडे में शुरू से रहा है कि वो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि ये कोई बुरा विचार नहीं है, क्योंकि आप केवल छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देख लीजिए कि पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, सरकार बनी, जब तक वो एक्शन करती तब तक लोकसभा के चुनाव आ गए, लोकसभा के चुनाव चलते रहे, जब तक रिजल्ट आए तब तक वो कुछ एक्शन करती। तो अभी हमारे सिर पे फिर से यहाँ पर जो लोकल इलेक्शन है वो बैठे हुए हैं। अब ये पास कैसे कराएगी जो आपने पूछा, तो देखिए अभी क्या है कि ये पहला स्टेप है, आज इंट्रोड्यूस हुआ है, वो बहुमत से उसको इंट्रोडक्शन उसका हो गया है। अब वो जेपीसी की तरफ जाएगा। जेपीसी में हर पार्टी के नेता होंगे, सबके सामने एजेंडा रखा जाएगा, सबके सामने बात रखी जाएंगी कि आखिर किस तरीके से संभव होगा। और क्या पता कि कुछ ऐसे इसमें पहलू हों जो कई पार्टियों को, छोटी पार्टी को, भरी कांग्रेस विरोध करती रहे या और बड़ी पार्टी करती रहे, समाजवादी बहुत विरोध में है, कुछ ऐसे पार्टियों को लगे, जैसे कि आज जो एनसीपी शरद पवार की थी, हालांकि उन्होंने विरोध किया लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको आप कमेटी में भेजिए, हम समझेंगे कि क्या इसमें निकल के आता है, इसके क्या पहलू है, तब उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो हो सकता है कि कुछ और ऐसे नंबर मिले। ये बात जरूर है कि आसान नहीं होगा, क्योंकि इनके पास 2/3 बहुमत नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसमें 2/3 उनको वोट चाहिए होंगे। लेकिन एक बार कमेटी में डिस्कस हो जाए उसके बाद देखेंगे क्या निकलता है। ठीक है, हमारे साथ पवन जी भी जुड़े हैं। पवन जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, एक देश एक चुनाव बीजेपी का कोर एजेंडा भी ये रहा है, लेकिन इसके पीछे ये भी सब समझना चाहते हैं कि आखिर असली पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, इसमें जो बात आती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें निश्चित रूप से हर पार्टी अपना लाभ और हानि भी सोचेगी। जब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा तो उसके सभी जो प्रोविजंस हैं वो सब सामने आएंगे सबके, और धीरे धीरे हम लोगों को भी मालूम पड़ेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोविज़न है। तो उसके बाद सब पार्टी अपने अपने हिसाब से उसका लाभ हानि देखेंगी, और उसके बाद जो अभी जो विरोध कर रही हैं वो अपना स्टैंड तय करेंगी। अभी क्योंकि बीजेपी ने ये रखा है तो उसके साथ वाली सभी पार्टियां लगभग उसके साथ में हैं। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ये लोग अभी विरोध कर ही रहे हैं। तो उसके बाद ये होगा। तो इसलिए ये जो वन इलेक्शन वन नेशन है, ये हमारे देश में पहले था। शुरू के 4 लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव 52 से लेकर 67 तक साथ में हुए, लेकिन उसके बाद कई राज्यों में सरकारें भंग की गई, तो उसके बाद ये सब अलग होने लगा। अब इसमें ये होता है कि जब 2 चुनाव एक साथ होंगे, विधानसभा के और लोकसभा के, तो उसमें निश्चित रूप से फ़ायदा उसको मिलता है जिसका एक बड़ा माहौल बन जाता है। जिस तरह से अभी ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में एक मोदी लहर चलती है, उस लहर का पहले हमने देखा कि इंदिरा गांधी की लहर चलती थी, इंदिरा लहर कहलाता ही था। तो इंदिरा लहर का फ़ायदा
या मोदी लहर का फायदा, इस तरह के बेनिफिट भी पार्टियों को मिलने की संभावना बढ़ जाती है। राज्यों के चुनाव भी उस पे केंद्र पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मुद्दे अलग अलग हो पाना मुश्किल हो जाते हैं राज्य के और केंद्र के जी। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो बातें हैं, ये जो हैं, इन सबको भी हर दल ध्यान में रखेगा। तो जब ये होगा तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जब ये जेपीसी में जाएगा तो हर दल, हर नेता अपने अपने हित के बारे में निश्चित रूप से इस पे सोचेगा, उसके बाद इस पर वहां से जब अप्रूव मिलेगा उसके बाद जब सदन में, ठीक है पवन जी, फिर जब सदन में आएगा चर्चा की जाएगी। चर्चा में और क्या बिंदु होते हैं, जैसा कि रवि जी ने कहा कि एक लंबा प्रोसेस है, ये वक्त इसमें जरूर लगेगा। अमित जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अच्छी लंबी चर्चा चलेगी, जितने दिन आपको चाहिए, जितना वक्त आपको चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी आज जब स्वीकार करने के लिए यहां पर पेश किया गया था बिल, उस वक्त हो हल्ला हो रहा था। तो क्या कांग्रेस चर्चा भी नहीं चाहती है? आप नहीं चाहते कि एक साथ चुनाव हो जाए, बार बार चुनाव ना हो, बार बार आचार संहिता लागू ना हो, विकास के जो काम है वो चलते रहे? देखिए, ये देश संविधान से चलेगा और आज हम जब डिबेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने अच्छे प्रवक्ता साथी को, मैं अजय जी के साथ कई बार डिबेट किया हूं, आपने अच्छे व्यक्ति को बैठाया है कि कम से कम वो समझते हैं चीजों को। और मैंने कहा ना कि आज आकांक्षा जी जिस सब्जेक्ट को लेके हम बैठे हैं, तो हमारे लिए सबसे मूल है कि ये पुस्तक जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये किताब ही नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है, उनका विश्वास है। और जब ये वन नेशन वन इलेक्शन लाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इन्हें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 को अगर ये पढ़ लेते तो मुझे लगता है उसमें जिस प्रकार से इनको अमेंड करने का अधिकार जो है इलेक्शन कमीशन को, उसमें दिया हुआ है कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, यही अधिकार होता है इलेक्शन कमीशन को। और जो ये तानाशाही प्रवृत्ति इससे बढ़ेगी। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल ये जो बिल लाए हैं, अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 172(1) पढ़ लेते तो उसमें क्लियर मेंशन होता है कि 5 साल का इनका टर्म होता है। तो ये कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम को कोलैप्स करेगा। और ठीक है, अच्छी बात है कि जेपीसी में जा रहा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब जाएगा। और बिल्कुल रवि जी ने ठीक कहा कि सारे पार्टी के लोग रहेंगे, वो अपने जो उसमें अगर उनको जो मेरिट्स लगेंगे उस पर वो बात करेंगे, डिमेरिट्स पे वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक इसके साथ जैसे इलेक्शन कराने से पहले कई विधानसभा को उसमें भंग करना पड़ेगा। तो जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, कई राज्यों को पहले भंग करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये फेडरल सिस्टम है, उसके कहीं ना कहीं। ठीक है अमित जी, आगे चर्चा करते हैं। रवि जी, बार बार एक ये सवाल उठ रहा है, एक तो ये कि जो दूसरी विधानसभा है जिनका टेन्योर पूरा हो गया, उसे कितना एक्सीड किया जाएगा या फिर समय से पहले ही भंग करना पड़ेगा। और एक सवाल ये भी कि 2.5-3 साल में, जो भूपेश बघेल ने भी ये सवाल उठाया कि 2.5-3 साल में यदि सरकार गिर जाती है तब फिर वहां पर क्या होगा। और हम देखते हैं कि काफी हाल ही के दिनों में इस तरह से खेल खेला गया है, सरकारों को अल्पमत में लिया जाता है, फिर सरकार गिर जाती है, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या होगा? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए अभी क्या है कि बिल का केवल एक स्वरूप इंट्रोड्यूस हुआ है और यही सारी जो बातें हैं, जो ये आपके प्रश्न हैं, यही जब जेपीसी में जब होगा, क्योंकि देखिए ये अभी जो बात समझ में आ रही है कि 2029 से तो ये नहीं हो पाएगा। तो अभी जितने चुनाव है वो चलते रहेंगे, क्योंकि जो एक प्रावधान है कि जब अगला चुनाव होगा लोकसभा का, उसके बाद जो पहली लोकसभा जो गठित होगी उसको राष्ट्रपति घोषित करेंगे कि अब यहां से 5 साल, तो उन 5 सालों के बीच में जितने भी इलेक्शन होंगे उसके लिए भी एक अमेंडमेंट लाया जाएगा जो साथ में है कि कितने के बढ़ाए जाएंगे, कितनों के घटाए जाएंगे। तो कुल मिला के हर पार्टी को कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। लेकिन फिर भी ये सब जेपीसी इसलिए अच्छी बात है कि सरकार ने स्टैंड लिया कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए, जिसमें हर पार्टी पूरा समय लेके हर प्रावधान को अच्छे से समझ ले, अपना मंथन कर ले, अपना मत दे ले। उसके बाद देखते हैं कि उसमें से क्या मत निकलता है और उसके ऊपर फिर पार्लियामेंट में डिबेट होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी ये लागू हो जाएगा। तो इसमें काफी मौके हैं हर पार्टी को अपनी बात रखने का। कांग्रेस भी अपनी बात रखेगी, दूसरी पार्टियां भी रखेंगी और देखते हैं उसके बाद उसमें से क्या निकलता है। एक अच्छी तस्वीर उसके बाद ही और साफ तस्वीर निकल के आएगी। ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित जी मैं आती हूं, लेकिन अजय जी से मेरा एक प्रश्न है। अजय जी जरा आप ये समझाइए कि अभी हम देख रहे हैं हाल ही में जो चुनाव हुए और कांग्रेस भी यही कह रही है कि अभी 4 राज्यों के अलग अलग चुनाव हुए थे, फिर कुछ महीनों बाद फिर दूसरे चुनाव हो गए, तो आप इन्हीं चुनाव को ठीक से नहीं करवा पाते हैं। साथ साथ चरणों में हम देखते हैं कि एक राज्य का चुनाव होता है, तो फिर पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे हो जाएगा?
जी आकांक्षा जी, यही जो आपने आज प्रश्न उठाया कि अभी हमारे हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हुए, उसके पूर्व हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए। आज देश में इलेक्शंस की जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसकी वजह से हमारे एक्सचेकर का बहुत सा रेवेन्यू लॉस हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे बार बार चुनाव से, जैसे कि मैंने कहा कि पॉलिसीज में भी पैरालिसिस आ जाता है, नीतियों में अवरोध हो जाता है। जिस प्रकार से रवि जी ने एक्सप्लेन किया कि रामनाथ कोविंद जी के, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति, उनके नेतृत्व वाली हाई लेवल कमेटी ने एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया। इस डिटेल डॉक्यूमेंट में लगभग 21,000 से अधिक से स्टेक होल्डर्स ने अपना मत दिया है, अभिमत दिया है। लगभग 47 राजनीतिक दलों ने अपना अभिमत दिया है। तो एक डिटेल डिस्कशन उस डॉक्यूमेंट में है। वो डॉक्यूमेंट आज सरकार ने उसी के ऊपर से ये बिल ड्राफ्ट किया और बिल आज पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, जेपीसी के समक्ष जाएगा। तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है, मैकेनिज्म क्या कैसे रहने वाला है? और जो अमित जी ने प्रश्न रखा कि आर्टिकल 324 को उन्होंने कहा कि 224 में इलेक्शन कमीशन के पावर्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन को पावर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान निर्माताओं ने जब बनाया था तो उनकी मंशा बड़ी स्पष्ट थी, इस देश के संवैधानिक ढांचे को, जो बार बार जिस फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की खूबी है। देखिए आकांक्षा जी कि उड़ीसा का उदाहरण ले लीजिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन और उड़ीसा के इलेक्शन साथ में होते थे 2024 के पहले, लेकिन वहां बीजू जनता दल जीतता था राज्य में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीती थी। तो भारत के मतदाता बहुत जागरूक है, वो राज्य के मुद्दों को और केंद्र के मुद्दों को भिन्न रख कर राजनीति करते हैं, और ये हमारे समक्ष ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसलिए ये कि फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मानता है कि देश में गवर्नेंस को यदि गुड गवर्नेंस में हमको तब्दील करना है तो निश्चित रूप से ये जो हमारी इलेक्शन मशीनरी है, आपने उड़ीसा का तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, लेकिन जो दूसरी जो पार्टी है उनको कहीं ना कहीं डर तो सताएगा ही, क्योंकि जब लहर की भी जिक्र यहाँ पर किया पवन जी ने कि लहर चलती है तो फिर सब उसी की तरफ झूमते हुए नजर आते हैं। पवन जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि अभी 543 सीट से एनडीए के पास 292 सीट से 362 चाहिए 2/3 बहुमत के हिसाब से, तो क्या लगता है बीजेपी क्या ये जो संकल्प लेकर चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन का, उसे पूरा कर पाएगी? देखिए, इसीलिए ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको लेके जाया जा रहा है, जहाँ पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि सब लोग इसमें मिल जाएं, सहमत हों, और जो भी उसमें खामियां हैं उन पे चर्चा हो, उनको दूर किया जाए। तो ये इस तरह से एक संयुक्त रूप से एक राय बनाने की कोशिश होगी सभी दलों के साथ। तो अब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास होगा वो ये होगा, क्योंकि उसने अपना जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो भेजा है वो इसी मंशा के साथ और इसी उसके साथ भेजा है कि इस पे एक राय आए, सभी लोग अपनी राय करें और इसके साथ, इस बिल के साथ जाएं। तो ये तो है कि एक प्रयास तो अभी शुरू होता है, और उसके बाद अब जो भी इसमें प्रावधान है, जो भी इसके मेरिट्स डिमेरिट्स जो भी हैं, उन सब पे बातचीत होगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो आएगी कि अभी जैसे झारखंड में चुनाव हुए, नक्सल प्रभावित राज्य है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होते हैं, तो ये एक फेस में ही विधानसभा के चुनाव नहीं हो पाते। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि सिर्फ हमारा वोट करवाने वाला सिस्टम कैसा रहेगा, आपको इसके साथ सुरक्षा बलों का भी देखना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट नहीं हो पाएगा सुरक्षा बलों का। वही सवाल तो उठ रहा है कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने मजबूत हैं, इतना रिसोर्स है क्या हमारे पास कि हम इतना बड़ा कदम उठा पाए? रवि जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि इन सब के ऊपर तो खैर चर्चा होगी ही, लेकिन क्या एक नैरेटिव सेट करने का भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है भाजपा सरकार की तरफ से कि हमने ट्रिपल तलाक को लेकर के हमने बात की, फिर धारा 370 को लेकर बात की, अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र किया, फिर महिला आरक्षण बिल, और अब वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो दूर है, तो क्या एक नैरेटिव सेट करने का भी एजेंडा समझ आ रहा है कहीं? नहीं, बात सही है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन अमित जी से आप पूछ लिया, बार बार वो हाथ उठा रहे हैं। ये बात सही है कि देखिए, बीजेपी जो अपना एजेंडा लेके आई, उसको वो अगर उसे बहुमत मिला, उसे बारी बारी से वो सामने लेके आ रही है। चाहे 370 का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, या जो बाकी और भी जितने मुद्दे हैं, यूसीसी का मसला हो, तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2/3 बहुमत ना होने के बावजूद भी बीजेपी ने जो अपनी बात एजेंडे में कही थी उसको लागू करने के लिए उसने अपना पहला कदम उठा लिया है, और एक कोशिश की जा रही है कि एक इसमें से एक आम राय निकल के आए।
तो ये देखने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि 2/3 नहीं होने के बावजूद भी अगर वो ये काम कर रही है तो किस ऐसा ही नहीं कर रही होगी। देखिए बीजेपी हर काम बहुत सोच समझ के करती है, तो कुछ जरूर उन्होंने सोचा होगा, कुछ जरूर उनकी लोगों से बात हुई होगी कि कैसे इसको पास कराया जाएगा। ठीक है, अमित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए अमित जी। देखिए सबसे पहले तो मैं 2-3 प्रश्न उठे, मैं उसका अगर आपकी परमिशन हो तो मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अजय भाई का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा अभी 4 राज्यों में इलेक्शन हुए, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप 4 राज्यों में इलेक्शन आप 2-2 करके कराए हैं, उसमें भी इतनी अनियमितताएं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट केस पहुंच गया है, 92 सीट्स पे 17C फॉर्म का डिफरेंस आया है, वो तक इलेक्शन वहां पर उसकी कंप्लेंट पहुंच गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इनकी मंशा साफ थी आकांक्षा जी, तो ये इन्होंने बिल लाने से पहले ही विपक्षियों को कॉन्फिडेंस पे क्यों नहीं लिया। तीसरी बात, जो ये बिल ला रहे हैं, अगर ये बाद में जब प्रेशर में आके जेबीसी में भेज रहे हैं तो पहले इन्होंने लाने से पहले इंस्टेंट चर्चा क्यों नहीं की, ये बताता है इनकी मंशा। दूसरी चीज कि जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि ये बिल निश्चित तौर पे, जो मैंने रामनाथ कोविंद जी और उसमें बड़े बड़े लोग थे, हमारे एडवोकेट, हमारे सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी जी जैसे लोग थे, और लगातार मैंने कहा ना सुभाष कश्यप जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो थे, हरीश साल्वे जी थे, और संजय कोठारी जी थे, मतलब एनके सिंह साहब थे, बड़े बड़े लोग थे, भारत सरकार से नितिन चंद जी थे, ऐसे ऐसे लोग थे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये संविधान और मताधिकार के क्षेत्र अधिकार पर पूरी तरीके से आक्रमण है, और इससे कहीं ना कहीं संघवाद की धारणा कमजोर होगी। और मुझे लगता है कि अगर ये पाक साफ है, और आपने कहा था कि लेकिन अमित जी पहले तो एक साथ चुनाव होते ही थे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले तो वो था ही कि एक साथ चुनाव होंगे, बाद में फिर हमने देखा कि दूसरी बात ये भी है कि जो कोविंद कमेटी है उसको भी जब बनाया गया था अमित जी, तो उनके सामने उन्होंने हर पार्टी से बात की। तो ये बात अलग है कि वो एक अलग सी कमेटी थी और काफी एम्पावर्ड कमेटी थी, आप ही उसके मेंबर्स अभी गिना रहे थे, और उन्होंने देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक बार बात की है, सबने मत दिए हैं, जिसमें कि कांग्रेस ने तब भी विरोध जताया था। तो ऐसा नहीं है कि इसकी कोशिश एकदम से बिल लाके की गई है, पहले पूरी प्रोसेस अभी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हर पार्टी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। ये बात तो सत्य है, इसमें तो आप झुटला नहीं सकते। 15 आपकी तब भी आपकी पार्टी ने विरोध किया, ये बात सत्य है, लेकिन ये मौका सबको दिया गया कि वो अपनी बात रखें और एक एम्पावर्ड कमेटी के सामने रखें, जिसके जो महान मेंबर्स थे उनका नाम आपने खुद लिया अभी। ठीक है अजय जी, इसका आप मुझे देखिए, हो सकता है मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं ठीक है अमित जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अजय जी के पास जी 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 उन्होंने जो कमेटी बनाई थी वो एक प्रारूप बना के उन्होंने सरकार को दिया है, उससे विपक्षियों से उन्होंने चर्चा नहीं की है, आज तक विपक्ष से चर्चा उन्होंने नहीं की है। वो जो कमेटी थी 15 लोगों की, उसने एक फॉर्मेट बना के सरकार को दिया है। अब जब जाएगा जेपीसी में तो सारी चीजें, आपने रवि जी बिल्कुल ठीक कहा कि अब सारी चीजें उस पर पॉइंट टू पॉइंट सिरे वाइज उस पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा हमें इंतजार भी करना चाहिए, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये हमारे संविधान और क्षेत्र अधिकार जो है मताधिकार का, उसमें पूरी तरीके से आक्रमण है। अजय जी बताइए, आक्रमण बता रहे हैं आपके इस कदम को। जी अमित जी, दोनों प्रश्नों का उत्तर है आपका। आपने कहा कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। डिटेल रिपोर्ट है जिसमें 47 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई और उनका क्या मत आया ये भी पब्लिक डोमेन में। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने कहा कि दबाव में आकर आज जेपीसी में भेजा। आज गृह मंत्री जी ने खुद सदन में खड़े होकर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने, जब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ, ये बिल पारित हुआ, तब प्रधानमंत्री जी ने खुद आग्रह किया कि केंद्रीय कानून मंत्री जी इस बिल को जेपीसी के लिए भेजने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। तो हमारी मंशा स्पष्ट है कि इस बिल को एक नेक इंटेंशन के साथ में आने की आवश्यकता, क्योंकि ये देश का भविष्य इसमें डिफाइन होने वाला है। आज हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी हमें हताहत नहीं करना है। आज हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में एक देश एक चुनाव की भावना को किस प्रकार से हम बल दें, और जो बार बार के चुनाव से देश में विकास की गति अवरोध हो जाती है, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, तो ऐसे विषयों को कर्टेल करने के लिए, देश का एक्सचेकर का पैसा बचाने के लिए ये एक बहुत अच्छा निर्णय यदि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है बिल्कुल अजय, देखिए आपने कदम उठाया है, अब इस कदम में विपक्ष का कितना साथ मिलता है सब ये जरूर देखना चाहेंगे। 39.7 लाख का डेप्थ में है और अभी का जो आंकड़ा है उसमें 66.38, मतलब आप इतने डेप्थ में डूबे हुए हैं, आप फंड कहां से लाएंगे? चुनाव कराने के लिए 1,35,000। ठीक है अजय जी, काफी फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आप आए हैं। पूरी कोविड कमेटी में कौन कौन है आपने बाकी यहाँ पर बहुत अच्छे से फैक्ट्स रखे हैं। अब यही उम्मीद है कि विपक्ष होने के नाते जब सदन में चर्चा होगी तो इन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक सार्थक चर्चा वहां पर हो। फिर यदि वाकई ये कदम देश हित में है तो फिर उस तरफ कदम बढ़ना चाहिए, और सब जानना चाहते हैं कि अब वन नेशन वन इलेक्शन का आगे भविष्य क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा गर्म है में नमस्कार।